गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। यानी गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 320 240 ईस्वी से 280 तक था। यानी गुप्त जो साम्राज्य था इसका उदय कब हुआ था? तीसरी शताब्दी में। कहाँ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। ये लोग गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ? श्री गुप्त। कब था? 240 से 280 तक। नेक्स्ट, श्रीगुप्त के बाद घटोचक है। यानी श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोचक हुआ। यानी श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोचक 280 से 320 हुआ। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इससे महाधीराज की उपाधि से धारण की। गुप्त वंश का महान सम्राट कौन था? प्रथम महान सम्राट था गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम। ये कब गद्दी पर बैठा? यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया और महाधीराज की उपाधि धारण किया। यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम था यही महाधीराज की उपाधि धारण किया था। कुमार देवी से विवाह किया था, 320 में गद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त सामंत की शुरुआत जो 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यानी चंद्रगुप्त जो था जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो महाधीराज की उपाधि धारण की, गुप्त सामंत की शुरुआत की थी। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। यानी श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोचक हुआ। उसके बाद महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी बैठा। कब बैठा? 335 में। और चंद्रगुप्त प्रथम बैठे थे 320 ईस्वी में। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। यानी समुद्रगुप्त आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय कारण इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत यानी समुद्रगुप्त की उपाधि जो थी वो क्या क्या थी? अश्वमेधकर्ता ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। विक्रमक ये भी समुद्रगुप्त की उपाधि थी। परम भागवत ये भी समुद्रगुप्त की उपाधि थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इसे कविराज भी कहा जाता था। यानी क्योंकि ये आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। और समुद्रगुप्त की उपाधि थी अश्वमेधकर्ता, विक्रमक, परम भागवत और कविराज की उपाधि की कविराज भी कहा गया। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना कौन किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था, हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना कौन किया था? हरिसेन ने किया था। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख को ही प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त था। गया, नालंदा में मिले 2 ताम्रलेखों से समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। यानी गया में एक लेख मिला है ताम्रलेख और एक नालंदा में लेख मिला है। इसमें ही समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। यानी परम भागवत की उपाधि धारी करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? समुद्रगुप्त था।
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने 380 में रात गद्दी पर बैठा और इसने शासन काल में चीनी यात्री यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही फहियान आया था। इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था, सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। टोटल 14 विक्रमादित्य हुए थे। समुद्रगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 380 में गद्दी पर बैठा और इसी के समय चीनी यात्री फहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय भी देवगुप्त और परम भागवत की उपाधि धारण किया था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम हुआ था समुद्रगुप्त। महरौली लेख के अनुसार उसने महरौली लेख जो था उसके अनुसार उसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किया था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। महरौली लेख के अनुसार शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि 57 ईसा पूर्व उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रप को विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। यानी टोटल 14 विक्रमादित्य हुए थे, जिसमें सबसे विख्यात विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय था। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साब कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? साब था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान में की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इसे अग्रगण्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इसे अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसने धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशाकार, शंकु, वस्तुकार, वेताल भट्ट और घट कपर और वाहर में ही खगोल विज्ञान एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के में नवरत्न रहते थे। नवरत्न में कालिदास भी थे, एक कालिदास हो गया। इसके अतिरिक्त धन्वंतरी भी थे और छपनक ये थे जो फलित ज्योतिष के विद्वान थे। छपनक अमर सिंह भी थे, ये कोशाकार थे। चंद्रगुप्त द्वितीय में अमर सिंह कोशाकार थे। शंकु जो थे वस्तुकार थे। वेताल भट्ट और घट कपर और वाहर महिर ये खगोल विज्ञान और वर रुचि जैसे विद्वान थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय में। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव कौन था? वीरसेन शैव मतवालंबी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव वीरसेन ये शैव मतवालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द का एक प्रकांड विद्वान एवं कवि था। जो संधि विग्रह कवि था चंद्रगुप्त द्वितीय का, वीरसेन था, वो शैव धर्म का था। वो उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा, शब्द का पंडित भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त। कुमारगुप्त को ही गोविंदगुप्त बोला जाता है। ये 415 से 454 ईस्वी में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? कुमारगुप्त। इसे गोविंदगुप्त भी बोलते हैं। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। जो मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील था, इसका पुनरुद्धार कराया था स्कंदगुप्त ने। गिरनार पर्वत पर स्थित है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। पर्णदत्त कहाँ का गवर्नर था? सौराष्ट्र का। इसे किसने नियुक्त किया था? स्कंदगुप्त ने इसे नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। यानी हुनों का आक्रमण किसके समय शुरू हुआ? स्कंदगुप्त के समय। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी, जिसके शासक को गुप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी। भुक्ति या दूसरी प्रादेशिक इकाई जो थी वो भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपारी कहलाते थे। यानी जो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी, जिसके शासक गुप्ता कहलाते थे। और दूसरी जो प्रादेशिक इकाई थी वो भुक्ति या प्रांत कहलाती थी, जिसके शासक उपारिक
यानी जो देश के शासक गुप्ता और दूसरी प्रदेशी के भुक्ति या प्रांत उसके शासक उपारिक कहलाते थे। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। गुप्त सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी जिसके शासक गुप्ता, दूसरी जो थी उसे भुक्ति या प्रांत, इसके उपारी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय होता था जिला न्याय। भुक्ति के नीचे क्या होता था? विषय होता था या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख विषयपति। भुक्ति के नीचे देश, देश के नीचे भुक्ति, भुक्ति के नीचे जिला जिसके प्रशासक, जिसके प्रमुख होते थे विषयपति। ठीक है, यही हो गया, विषयपति हो गया। पुलिस विभाग में साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कौन थे? पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी दंडापासिक। मुख्य अधिकारी कौन कहलाते थे? दंडापासिक कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर। गुप्त साम्राज्य में ग्राम के जो अन्य सदस्य थे वो महतर कहलाते थे। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई पेट। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? पेट कहलाती थी। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया। गुप्त शासक कुमारगुप्त दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया। भू राजस्व 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात्श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि निम्न प्रकार की होती थी। जो क्षेत्र था वो कृषि योग्य भूमि थी। क्षेत्र जो था वो कृषि योग्य भूमि थी। वास्तु वास करने योग्य भूमि थी। चारागाह भूमि पशुओं को चारा के लिए। सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है। अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली है। सील हुआ जो जोता नहीं जाएगा और अपरहत जो जंगली है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग होता था। गुप्त में सिंचाई के लिए क्या क्या उपयोग होता था? गुप्त काल में रहट या घंटी का उपयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा गया। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? उज्जैन था। और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्तों ने, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। और सीसा के सिक्के जारी किए थे सातवाहन ने। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू किया था सातवाहनों ने। इसका प्रदान नानागढ़ अभिलेख से मिलता है। गुप्तकालीन मंदिर हैं, जैसे विष्णु मंदिर है, ये कहाँ था? तिगवा मध्य प्रदेश जबलपुर में है। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा नगौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नयरा कुठार मध्य प्रदेश। और दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, ये कहाँ है? देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। और शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। ये दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों ईंटों द्वारा निर्मित है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन यज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों का वर्णन कहाँ मिलता है? यज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। कायस्थों का वर्णन कहाँ मिलता है? यज्ञवल्क्य स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल के लोग सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग देवताओं को अपने मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। कौन जाति था? सबर जाति था। पहली बार किसी का सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। इसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी का सती होने का प्रमाण मिलता है। कहाँ? भानुगुप्त का एरन अभिलेख से।
गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म अनुयायी था तथा उन्हें राजधर्म बनाया था। गुप्त में राजधर्म क्या था? वैष्णव था और उनका गरुड़ गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर के दशावतार मंदिर यह बेतवा नदी के तट पर है। जो वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण अवशेष है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जिला ललितपुर में है, यह बेतवा नदी के तट पर है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें 16-17 गुप्तकालीन हैं। अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं जिसमें 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16-17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरनासन राजकुमारी के चित्र प्रशंसनीय है। किसमें? मरनासन राजकुमारी के चित्र हैं। गुफा संख्या 16 में 16 और 17 गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। 16 और 17 गुप्तकालीन है। 16 में मरनासन राजकुमारी के हैं और 17 को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महान निष्क्रमण और महापरिनिर्वाण घटनाएं संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की जो गुफा हैं वो महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसमें 5 भागों में बांटा गया। पहला मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रत्यय, अपरीक्षाकारित्व। ये अपरीक्षाकारित्व हो गया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताया। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये सबसे पहले घोषणा किसने किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट ने ही। वराहमिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जाक और लघु जातक की रचना की। बृहद सिद्धांत में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई। यानी वराहमिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जाक, लघु जातक, बृहद सिद्धांत में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की। ब्रह्मगुप्त इस युग में महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। ब्रह्मगुप्त क्या थे? वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा की कि न्यूटन के सिद्धांत से पूर्व कल्पना कर ली कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि यह संभवतः सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो ये न्यूटन से पहले ही ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि सब चीज़ पृथ्वी पर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पल काव्य ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुधि लिखा। मतलब कि गुप्त काल में एक पल काव्य थे जो पशु के चिकित्सा पर एक किताब लिखे थे जिसे हस्तायुवेद कहा गया। हाथ से हस्तायुवेद, आई थिंक इसीलिए। नवीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। नवनीतकम की रचना कब की गई है? गुप्त काल में। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधि दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप की रचना गुप्त काल में हुई है। पुराणों की जो वर्तमान रूप है इसकी रचना कब हुई? गुप्त काल में। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गरुड़ था और धर्म वैष्णव था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता है। यज्ञवल, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। क्या? यज्ञवल, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई।
अपरहत क्या होती थी? बिना जोती हुई भूमि होती थी। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। ये मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में, त्रिमूर्ति की अवधारणा गुप्त काल में, और सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था ब्राह्मणों को गुप्त काल में, लेकिन शुरू हुआ था सातवाहनों द्वारा। गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। किस लिए है? लौकिक साहित्य की संरचना हुई है। भास के 13 नाटक इसी काल में हुए। भास के जो 13 नाटक थे वो गुप्त काल में हुए रहे। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्ष कटिकम या माटी के खिलौना गाड़ी, जिसे निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णन है, प्राचीन नाटक में सर्वश्रेष्ठ कृत माना गया है। जो शूद्रक रहे ओकर एक नाटक बा मृक्ष कटिकम, जिसे माटी के खिलौना कहल जाला। एकरा में निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या के प्रेम का वर्णन बा। किसमें? मृक्ष कटिकम, जेकर लेखक रहे शूद्रक। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी प्रथम रचना भागवत गीता थी। मतलब अभिज्ञान शकुंतलम के लिखे रहे कालिदास। एमे का रहे? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा रहे। ई दूसरा भारतीय रचना बा जेकर अनुवाद यूरोपीय भाषा में रही। एकरा से पहले एगो रचना रहे भागवत गीता, जेकर अनुवाद यूरोपीय भाषा में हो रहे। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। यानी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। मतलब सांस्कृतिक उपलब्धि बहुत ज़्यादा रहे, एक ही कारण एकरा भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल के। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरों का क्रमिक पतन शुरू हो गए रहे गुप्त काल में।